द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का लेसन 1 नो वंस क्रेजी का पहला पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो आज बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 2 में बताया गया है कि 2006 में इकोनॉमिस्ट अल्राइक मनमेंडियर एंड स्टीफन नगेल नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च में काम करते थे। उन्होंने एक सर्वे किया। इस सर्वे के दौरान उन्होंने ये सर्च किया कि ज़्यादातर अमेरिकन अपने पैसों के साथ क्या करते हैं। उनकी थियोरी के हिसाब से मतलब उन्हें ये लगा कि ज़्यादातर अमेरिकन शायद अपने पैसों को इन्वेस्ट करते होंगे अपने गोल्स के हिसाब से, मतलब उन्हें आगे जाकर क्या करना है उस हिसाब से अपने पैसों को इन्वेस्ट करते होंगे, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखते होंगे। मतलब उनके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ है, इन सबको देखते होंगे। सोचा इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि यही होगा शायद, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया ये हैरान कर देने वाला था। क्योंकि ज़्यादातर अमेरिकन अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए अपने जो फैमिली के पहले मेंबर्स रह चुके हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके एक्सपीरियंस को देखते हैं। मतलब मानो कि अगर मुझे अभी इन्वेस्ट करना हो तो मैं अपने फादर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर के एक्सपीरियंस को देखूंगा कि उन्होंने जब इन्वेस्ट किया तब उन्होंने क्या किया था, कब लॉस किया था, कब प्रॉफिट किया था। मैं उन सब चीज़ों पे फोकस करूँगा। जिस इंसान ने इन्फ्लेशन देखी है, मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जिस इंसान ने महंगाई देखी है वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा स्टॉक मार्केट और उस सब चीज़ों में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन जिस इंसान ने महंगाई नहीं देखी वो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहेगा। जिस इंसान ने स्टॉक मार्केट को क्रैश होते देखा है, मतलब स्टॉक मार्केट एकदम डूब चुका है, एकदम लो है, बॉटम पे है, स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं कर रहा, तो वो इंसान भी स्टॉक मार्केट पे पैसा नहीं लगाएगा। और दूसरी तरफ जिस इंसान ने देखा कि भाई स्टॉक मार्केट तो स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो वो इंसान स्टॉक मार्केट पे पैसा ज़रूर लगाना चाहेगा। अल्राइक मनमेंडियर एंड स्टीफन नगेल के मुताबिक जो इंसान खुद पर्सनली इन्वेस्ट करता रहता है वो अपने पर्सनल हिस्ट्री को भी देखता है। मतलब मानो कि अगर मुझे अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है और मानो कि मैंने पहले भी कभी इन्वेस्ट किया रखा है, तो मैं उस अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखना चाहूँगा कि तब मैंने क्या गलती की थी, क्या अच्छा किया था, कब लॉस किया था, कब प्रॉफिट किया था। मैं उन सब एक्सपीरियंस को भी ज़रूर देखना चाहूँगा। बिल ग्रॉस जो कि एक जाने माने बॉन्ड मैनेजर थे। बॉन्ड मैनेजर मतलब अगर पहले समझो बॉन्ड मतलब वो इंसान जब किसी कंपनी या फिर बैंक को लोन देता है तब इंटरेस्ट में पैसा अर्न करता है। मानो कि अभी मुझे किसी रिलायंस को पैसे लोन देना हो तो मैं उसके पैसे लोन दूंगा, बाद में वो मुझे इंटरेस्ट देगा, पैसे देगा, इंटरेस्ट भी देगा, तब उससे मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। इधर बॉन्ड मैनेजर का काम यही है कि जब मैं रिलायंस को पैसे दूंगा तब वो मेरे पैसे को ग्रो और सेफ रखने में हेल्प करेगा। बिल ग्रॉस अपने टाइम के एक जाने माने बॉन्ड मैनेजर थे। उन्होंने ये खुद कहा है कि वो उस पोजीशन पे नहीं होते जहां वो आज है अगर वो 10 साल पहले या फिर 10 साल बाद पैदा हो जाते। क्योंकि बिल ग्रॉस ने जब अपना करियर शुरू किया था तब वो एकदम परफेक्ट टाइम था जब इंटरेस्ट रेट एकदम डाउन था और बॉन्ड प्राइस एकदम हाई पे था। लेकिन बिल ग्रॉस के फादर को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उनके फादर के टाइम पे इन्फ्लेशन एकदम हाई था। इस बुक में ये कहा गया है कि दो इंसान भले ही इन दोनों का बिहेवियर, एटीट्यूड, चेहरा क्यों ना मिलता हो, लेकिन उन दोनों के बीच में पैसों को लेकर जो थॉट है वो अलग हो सकता है। अगर कोई इंसान 1970s के टाइम में पैदा हुआ और उसने तब अगर S&P पे पैसे इन्वेस्ट किए होते तो जाहिर सी बात है वो पैसे ज़रूर बढ़ते। लेकिन अगर कोई इंसान 1950s के टाइम में पैदा होता और अगर उसने तब पैसे इन्वेस्ट किए होते तो वो पैसा ज़रूर डूब जाता, क्योंकि तब स्टॉक मार्केट अपने एकदम बॉटम में चल रहा था, बहुत पैसे लूज कर रहा था। और 1970s उस टाइम की बात है जब स्टॉक मार्केट ग्रो करना जस्ट शुरू हुआ था। इस टाइम पे वो दो लड़के जो एक 1970s के टाइम में पैदा हुआ था और 1950s के टाइम में पैदा हुआ था, उन दोनों लड़कों के बीच में थॉट बिल्कुल अलग होंगे। पैसों को लेकर थॉट बहुत अलग होंगे, क्योंकि एक ने पैसों को लेकर उतार चढ़ाव देखा और एक ने पैसों को लेकर सिर्फ ऊपर जाने का देखा। एक के टाइम में स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था, दूसरे के टाइम में स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा था। और अगर बात की जाए इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की, अगर तुम 1960s में पैदा होते अमेरिका में तो तुम्हें ये पता चलता कि तब महंगाई एकदम अपने पीक पे थी। अगर किसी इंसान को अच्छी एजुकेशन लेनी हो, अच्छी नॉलेज लेनी हो, अच्छी खाना खाना हो, तो ये सब उसके लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था क्योंकि महंगाई एकदम टॉप पे थी। लेकिन अगर तुम 1990s के टाइम में पैदा होते तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तब महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, तब महंगाई अंडर कंट्रोल थी। अब इस सिचुएशन में भी जो इंसान 1970s के टाइम में पैदा हुआ था जो इंसान 90 के टाइम में पैदा हुआ था, उन दोनों के बीच में भी थॉट का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि एक ने बहुत ज़्यादा महंगाई देखी है और एक ने बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं देखी है। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था मतलब 1945 के टाइम में, तब जापान में बहुत गोला बारूदी हुई थी और पूरी जगह बॉम्ब में घिर गया था।
उस टाइम जापान में फार्मर्स सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में ही खाना प्रोड्यूस कर पाते थे और एक जापानीज दिन का सिर्फ 1000 कैलोरी ले पाता था। और दूसरी तरफ यूएसए में 1945 के टाइम में स्टॉक मार्केट एकदम अपने टॉप पे था। मतलब स्टॉक मार्केट पहले के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा ग्रो कर रहा था। इस सिचुएशन में भी एक इंसान जो जापान में है और एक इंसान जो यूएसए में है, उन दोनों के बीच में भी पैसों को लेकर थॉट अलग होगा, क्योंकि एक इंसान देख रहा है कि पैसा इतनी आसानी से ऊपर जा रहा है और दूसरा देख रहा है कि भाई पैसा तो है ही नहीं, ना घर है, ना पैसा है, ना खाना है, कुछ है ही नहीं। इधर भी दोनों के बीच में उस पैसों को लेकर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस बुक में ये भी कहा गया है, पैसों को लेकर किसी इंसान को कोई चीज़ एकदम फालतू लगती हो कि उसके लिए सेंस बनता ही नहीं हो, तो दूसरी तरफ किसी इंसान के लिए ये थॉट एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही काम की चीज़ हो सकती है। इस बुक में ये भी कहा गया है कि एक इंसान जब भी पैसों को लेकर कोई डिसीजन लेता है तब वो अपने एक्सपीरियंस को देखता है, मतलब मनी को लेकर जो उनके पास इंफॉर्मेशन है वो देखता है। इस बुक में एक एग्जाम्पल की बात की गई है और वो एग्जाम्पल है लॉटरी टिकट। ज़्यादातर अमेरिकन्स अपने पैसे मूवीज़, वीडियो गेम्स, स्पोर्ट्स, बुक्स, इन सब से ज़्यादा लॉटरी टिकट्स पे खर्च करते हैं। और ज़्यादातर कौन खरीदता है? गरीब लोग, मतलब मिडिल क्लास लोग। एक ऑन एन एवरेज अमेरिकन मिडिल क्लास लोग साल का $412 सिर्फ लॉटरी टिकट्स पे खर्च कर देते हैं। लेकिन 40% ऑफ अमेरिकन्स के पास इमरजेंसी के टाइम पैसे खर्च करने के लिए $400 भी नहीं होते। मतलब खुद सोचो, किसी इंसान जिसके पास लॉटरी टिकट खरीदने के लिए $400 हो लेकिन इमरजेंसी के टाइम पैसे हो ही नहीं। तुम भी यही सोच रहे होगे कि अमेरिकन ऐसा क्यों करते हैं, वो अपने पैसा लॉटरी की जगह अपने सेविंग्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हम सोच रहे हैं, तुम सोच रहे हो, लेकिन अब थोड़ा उनके नज़रिए से सोचते हैं। अमेरिकन तब के टाइम पे एकदम लिमिटेड अमाउंट में सैलरी पाते थे। मतलब सैलरी आज मिली तो वो सैलरी घर के कामों में खर्च हो जाती थी। मतलब सैलरी आज मिली और वो सैलरी घर के कामों में खर्च हो जाती थी। मतलब मानो बच्चों के लिए फ़ीस, स्कूल फीस, घर का खाना, घर का रेंट, लाइट बिल, गैस बिल, इन सब चीज़ों में पैसे देते देते हाथ में कुछ पैसा बचता ही नहीं था। एट द एंड सेविंग करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। लेकिन उनको भी वेकेशंस में एंजॉय करने का मन करता होगा, उनको भी गाड़ी लेने का मन करता होगा, उनको भी अपने शौक पूरे करने का मन करता होगा, लेकिन उनके पास कुछ होता ही नहीं, उनके पास सेविंग्स, पैसा कुछ होता ही नहीं, तो वो एंजॉय कैसे करें? तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, डायरेक्ट लॉटरी टिकट। कि डायरेक्ट एक लॉटरी टिकट लो, अगर मिल गया तो बढ़िया, अगर नहीं मिला तो क्या किया जा सकता है। तो वो उसी ऑप्शन को यूज़ करते हैं, लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट को खरीदते हैं ये सोच के कि भाई पैसा मिल जाए हाथ में। लेकिन ऑथर ने यह भी कहा है कि तुम्हारी सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लॉटरी टिकट के ऊपर पैसा लगाना सिर्फ बर्बाद है। तो एट द एंड ऑथर ने यह भी कहा है कि तुम्हें जो चीज़ पागलपन लगती हो, तुम्हें ये चीज़ भी समझना चाहिए कि वो लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ भी नॉलेजेबल सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ कल